नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एस्टेट का एग्ज़ाम है, सीटेट है, यूपी टेट है या कोई सा भी अन्य एग्ज़ाम है, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं या तो फिर या वहीं के वहीं क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर उन्हीं से मिलते जुलते एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले होने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप रीडिंग लवर्स या GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिसका भी जो संस्कृत में एग्ज़ाम है कल, तो उनके जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं और वे अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, बाल विकास एवं विज्ञान, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और ये जो जैसे यहाँ पर नहीं दिया गया है यही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नहीं वाले जो क्वेश्चन अब यही ज़्यादातर एग्ज़ाम में देने लगे हैं एग्ज़ाम को कठिन बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट ज़्यादा जो उलझता है। तो और यहाँ पर आपको भी जो आंसर जानने का मौका दिया जाएगा, जिससे आप भी जो पता लगा पाए कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही रहेगा। और इसी से जो आपके बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वंशानुक्रम से। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, या माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचित होना ही वंशानुक्रम है। तो यहाँ पर एक नहीं है, और नहीं कौन सा है। और इसमें जो नहीं माना गया है ये ऑप्शन 3 जो है इसे माना गया है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो यही जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहचर्य का नियम से। इसे समानता का नियम भी कहा जाता है, वैषम्य का नियम भी कहा जाता है, समीपता, या यह सभी। और साहचर्य का जो नियम है यहाँ पर एक ऑप्शन 4 हमारा, इन सभी को कहा जाता है। तो ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। और समानता, वैषम्यता, समीपता, ये सभी इस नियम के अंतर्गत हैं। अगला क्वेश्चन है गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, या फिर चिंतन है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो ये परिभाषा है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक गेट्स के अनुसार, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आत्म केंद्रित, अहंकारी, नार्सिज्म, या हिप्नोटिज्म। तो अपने आप को ही प्रेम करना, और इसे कहा गया है नार्सिज्म। इससे व्यक्ति में संतोषजनक संबंधों को बनाए रखने में समस्याएं, सहानुभूति से कठिनाई, मनोवैज्ञानिक जागरूकता की कमी, तो ये इस के कारण जो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, क्षेत्र, मौसम, वातावरण या जलवायु का। और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा वातावरण का। तो ये जो मोर्स और विंगो है,
इनका मानना था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशन कर्म और वातावरण की अंतः क्रियाओं का फल है। जहाँ एक और वंशन कर्म के परिणाम स्वरूप मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना होता है। तो वातावरण जो यहाँ पर ये माना गया है और मॉर्स एवं विंगो उनका ये मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को, और इसे माना गया है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निम्न अंकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं ये नहीं में पूछा गया है कि एक विशेषता यहाँ पर नहीं है अभिप्रेरित बच्चों के लिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ये कि वे हमेशा ही सफल होते हैं। कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह हमेशा ही सफल होगा, तो ये यहाँ पर सही नहीं है कि जब कोई बालक किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है तो इस प्रकार अभिप्रेरित बालक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कहा जाता है। और ऐसे बालक में प्राय चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने और कठिन कार्य में उस स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्युपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन इनमें से किन का है, या आप कह सकते हैं कि परिभाषा है ये किन की है कि बालक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्युपांत अध्ययन करना चाहिए। और ये मानी गई है यहाँ पर रूसो की। तो रूसो जो है उनका है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक, अध्यापक, अभिभावक या प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार और इनके अनुसार जो माना गया है तो ये बालक का माना गया है। तो यही कारण है कि आज शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को प्रथम स्थान दिया जाता है और संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द ही है। बालक को लेकर ही जाए सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सभी कुछ जाए तैयार किया जाता है। प्राचीन जो पद्धति थी उसमें केंद्र बिंदु जाओ शिक्षक होता था, लेकिन आज की जो पद्धति है उसमें जो बाल केंद्रित हो गई है। और आप देख सकते हैं स्कूल में एक बच्चे को आज के समय में कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सामान्य से विशेष की तरक्की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। सामान्य से विशेष की तरक्की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। आगमनात्मक है या निगमनात्मक है, यह दोनों है या इनमें से कोई सी भी नहीं है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन रहेगा 2 में, निगमनात्मक में। तो ये जो निगमनात्मक जो पद्धति है, विधि जो है इसमें तर्क करते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है और नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी गई है। ये आगमन निगमन वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में संभावना रहेगी आने की। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता। पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना का होना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव होना। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता और मनोवैज्ञानिक यहाँ पर बाल्यावस्था 4 जो अवस्थाएं शैशव, बाल्य, किशोर, युवा। बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष जो है इसकी मानी गई है। तो इनके अनुसार जो ये सामूहिकता की भावना यहाँ पर माना गया है। तो बाल्यावस्था को जीवन का एक अनोखा काल माना गया है। सामूहिकता की भावना इस अवस्था की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। यही कारण है कि इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है
और वह अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता ये किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नए परिस्थिति के साथ संयोजन या ये सभी। तो ये किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता, और यहाँ पर है ऑप्शन 4 ये सभी। तो किशोरावस्था जो है ये अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है। इसमें उसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नए परिस्थितियों के साथ संयोजन करने में समस्याएं होती है, जिसका मूल कारण उसके संवेगों का तीव्र गति से प्रकट होना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 140 से अधिक की जो बुद्धि लब्धि वाले जो बालक हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? मूर्ख, सामान्य, मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली। ये 90-100 वाले जो होते हैं ये तो आते हैं सामान्य में, और ये 140 से वाले जो है ये प्रतिभाशाली जो होते हैं उसमें इन्हें गिना जाता है। तो प्रतिभाशाली इसमें ये आएंगे। सामान्य आता है 90-100 वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किन के द्वारा दिया गया है? क्रो, जेम्स टेवर, रोस या स्किनर के द्वारा। तो सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा। तो ये जो कथन है यहाँ पर क्रो का है। नेक्स्ट है प्रयास एवं भूल, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ये दिया गया था थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या पावलर के द्वारा, और इसका जो संबंध है ये थॉर्नडाइक से है। तो जैसे हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें ज़्यादा संभावना रहती है गलती होने की, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को दोहराते जाते हैं तो गलती ना मात्र भी नहीं रहती। तो थॉर्नडाइक जो है उनका है ये प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का पठार। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें दंडित करना या इनके कारणों का अध्ययन करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी नहीं में पूछा गया है, और कौन सा नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में दंडित करना, ये कभी भी हमारा अगर हाँ में होता तो नहीं होता, कभी भी सही आंसर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नहीं में पूछा गया तो इस कारण से यहाँ पर इसे सही माना गया है। तो सीखने की गति सदैव समान नहीं होती। यह आवश्यक है कि सीखने के पठार के निराकरण हेतु सीखने वाले को दंडित न किया जाए, अपितु सीखने वाले को प्रेरित किया जाए और शिक्षण विधियों को बदला जाए तथा उसकी कमजोरी के कारणों की खोज कर उन्हें दूर किया जाए। ये नहीं है कि उसका बजाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होगी, बाद में यह मंद हो जाती है। तो इस प्रकार का जो वक्र बनेगा ये कौन सा बनेगा? वक्र जो है ये 4 होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है समान निष्पादक वक्र, एक होता है वर्धमान निष्पादक वक्र, और ह्रास निष्पादन वक्र, और एस आकारीय वक्र। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें है कि वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होगी और बाद में मंद हो जाएगी। तो इसमें तो रहेगा ऑप्शन 1 ही, उन्नत उदर वक्र। इसे ही ह्रास निष्पादन वक्र भी कहा गया है, तो ये भी आपने याद रखना है। और इस तरह के वक्र से यह पता चलता है कि प्रारंभ में प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होगी, परंतु बाद के प्रयास में यह गति धीमी हो जाती है, क्योंकि प्रयोज्य निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ जाता है। ये इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ये स्तर है यहाँ पर, और पहले क्या होगी, तेज होगी, और इस प्रकार से इसका वक्र ही बनेगा। और जो आपका समान निष्पादक वक्र है, इसमें क्या होता है, इस वक्र को रेखीय त्वरण वक्र भी कहा गया है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है, और इस तरह के वक्र में प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। अर्थात
जैसे पहले था वैसे ही बाद में। इसका जो यहाँ पर डायग्राम जो बनेगा जैसे ये है, तो इसमें ये इस प्रकार से बनेगा, सीधी रेखा, जैसे शुरू में है ऐसे ही बाद में। और दूसरा है वर्धमान निष्पादन वक्र। इस तरह का वक्र तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयास में सीखने की गति धीमी और फिर बाद के प्रयास में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिगम वक्र तेजी से ऊपर उठता है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर डायग्राम जो ये बनेगा, तो जैसे ये है, तो इसमें जो है ऐसे बनेगा ये। तो इसमें क्या है, प्रारंभ के प्रयास में सीखने की गति धीमी होगी लेकिन बाद के प्रयास में वो तेज हो जाएगी। तो ये शुरू में नीचे है, उसके बाद ऊपर की तरफ है। तो ये है वर्धमान निष्पादन वक्र। और एक है ये ह्रास निष्पादन वक्र, जिसके बारे में हमने अब पढ़ा है। इस तरह के वक्र से यह पता चलता है कि प्रारंभ के प्रयास में सीखने की गति तीव्र होगी परंतु बाद के प्रयास में धीमी हो जाती है। और इसका अगर हम यहाँ पर देखें डायग्राम, तो जैसे ये है, और इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से बनेगा। शुरू में तेज होगी सीखने की गति, बाद में धीमी हो जाएगी। और एक होता है एस आकारीय वक्र, एक होता है एस आकारीय। इस तरह के शिक्षण वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी होती है और फिर बाद के प्रयासों में तेज हो जाती है और फिर धीमी हो जाती है। तो ये बनता है एस आकारीय। इस प्रकार का, पहले धीमी होगी, बीच में तेज हो गई, फिर धीमी हो गई, तो ये एस आकारीय वक्र इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये ग्राफ है जो एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता जो है, इसका क्या अर्थ है। दो व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता को होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर एक ऑप्शन 2 हमारा, कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसंयोजन का निराकरण करना, और भी दोनों, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो प्रमुख जो उद्देश्य है, ये दोनों यहाँ पर आएगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करना और कुसंयोजन का भी निराकरण करना। नेक्स्ट है यहाँ हमारे यहाँ पर निम्न अंकित 7 छात्रों के अंक दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसमें माध्यिका बतानी है, और माध्यिका जैसे यहाँ पर कितने हैं 7, और प्लस में 1 जोड़ के 2 से, और इस प्रकार से जो यहाँ पर ये निकलता है इसका, और 40 जो यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट अगर रुचि का संबंध, योग्यता अवधान ए और बी दोनों, इनमें से कोई सभी नहीं। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है, ये ऑप्शन रहेगा हमारा 2 में। रुचि का संबंध जो है ये अवधान से है। और रुचि क्या है, वह एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। और रुचि का अवधान से सीधा और घनिष्ठ संबंध माना गया है, तो वो दोनों साथ चलती हैं। नेक्स्ट है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहा जाता है। प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशय या चिंता। तो सीखे हुए ज्ञान कौशल और विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना, और इसे कहा गया है सीखने का स्थानांतरण। तो सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण है। और यह 3 प्रकार का बताया गया है, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट है, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न अंकित में से कौन सा है। उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर है ऑप्शन 1 हमारा, उत्तेजना। तो ये जो आईपी पावलोव जो है, इनका मानना था कि सीखना एक अनुबंधात्मक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का प्रथम सोपान उत्तेजना है। यह उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में किसी बार का कारण बन जाती है। जैसे एक बिल्ली जब पिंजरे में बंद की गई थी, और जैसे वह खाने को देखकर उछल कूद करती थी, तब उसका पैर जो एक जो बटन जो है उस पर पड़ जाता था, जिससे
जो उसको भोजन प्राप्त हो जाता था। तो खाना जो है उसको देखकर उसके अंदर जो एक उत्तेजना आ जाती थी, तो वही जो यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो यह कथन इनमें से किन का है? मैकडोगल, वुडवर्थ, रोस या ड्रेवर का, और यह माना गया है वुडवर्थ का। तो वुडवर्थ जो एक कथन है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, ये दोनों, या इनमें से कोई सी भी नहीं, या ये सभी। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन 1 रहेगा, केवल उद्दीपन की स्थिति। तो उद्दीपन जो है इसकी स्थिति ध्यान को आकर्षित करने की एक आंतरिक दशा नहीं है, जबकि आवश्यकता ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा में सम्मिलित है। नेक्स्ट रहेगा, समय की उत्पत्ति होती है आदतों, मूल प्रवृत्तियों, शारीरिक विकास या संप्रत्तियों के निर्माण से। संवेगों की जो उत्पत्ति मानी गई है ये मूल प्रवृत्तियों से मानी गई है। संवेग प्राणी की जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है, और इनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। अभी तक 14 मूल प्रवृत्तियों को पहचाना जा चुका है। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ हैं, यहाँ पर कितने हैं? 14 यहाँ पर इनकी संख्या रहेगी। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण का। तो अभिप्रेरणा के लिए जो अक्सर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो ये आवश्यकता का किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक है लावेल, उनका मानना था कि अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता की उत्पत्ति में उत्पन्न होती है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया की ओर गतिशील होती है जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करेगी, और यही कारण है कि अक्सर अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। कोई विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, कोई विद्यार्थियों को नियमित प्रत्यय के अंतरण का अवसर देना चाहिए, या कोई उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? और यहाँ पर रहेगा वो सभी क्रियाएं की जानी चाहिए। नेक्स्ट है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा दी गई थी वॉरेन रोस वैलेंटाइन स्किनर के द्वारा, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये रोस जैन से माना गया है। तो रोस जैन का कथन था कि चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए? तो कल्पना के विकास के लिए, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 4 को, सभी क्रियाएं करनी चाहिए। कि कल्पना के विकास है तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण और रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहानी सुनाने एक बेहतर माध्यम हो सकता है। तो दोस्तों थे हमारा यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।